तो बात करते हैं आज पेनिनसुलर प्लेट्यू की। इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। चलो तो इन दोनों को अलग अलग डीपली एनालिसिस इनके बारे में करने से पहले पेनिनसुलर और प्लेट्यू का मतलब समझ लेते हैं। पेनिनसुलर का मतलब एक ऐसी कोई बॉडी जो कि तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरी हो। जैसे कि इंडिया का आप देख रहे होगे, यहाँ पर ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन है और यहाँ पर अरेबियन सी है, और ये तीन वाटर बॉडीज हैं जिससे ये बॉडी घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। प्लेट्यू का मतलब होता है हाईलैंड, यानी कि ये प्लेन जो होते हैं उनसे ऊपर होता है, परंतु माउंटेन्स और हिल्स से नीचे होता है। एक फ्लैट लैंड होता है, टेबल लैंड होता है। अब बात कर लेते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना ये। तो जब पैंजिया था तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव करने लगी। अब उस टाइम पे हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसमें बहुत सारे क्रैक्स थे, गैप थे। उससे क्या हुआ कि वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट हो गया। कई जगह पर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर ग्रेनाइट इकट्ठा होने लगा। ये ग्रेनाइटिक रॉक्स इकट्ठी होने लगी और इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। ये जो रॉक्स हैं ये ओल्ड क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का मतलब इनमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। आप इनको जब तोड़ेंगे इन रॉक्स को तो आप क्रिस्टल्स देख सकते हैं, तो इसलिए ओल्ड क्रिस्टलाइन है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों का मिक्सचर है। कुछ रॉक्स इग्नियस है। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कि सीधा वॉल्केनिक एरप्शन होता है और उसके ठंडा होने से जो रॉक्स बनती हैं उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जिनमें कुछ टाइम के बाद चेंजिंग आ जाती है और एक न्यू टाइप ऑफ रॉक बन जाती है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक दोनों टाइप की रॉक्स पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने को मिलती हैं और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और ये काफी स्टेबल लैंड है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये एक तो इंडिया के लगभग बीच में आता है, तो स्टेबिलिटी का एक ये कारण है। दूसरा, यहाँ पर काफी ज्यादा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं जो कि काफी हार्ड होती हैं। एक ये भी कारण माना जाता है कि ये काफी स्टेबल लैंड है। अब सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू की अलग अलग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ पर बुंदेलखंड है, यहाँ पर बघेलखंड है। इस तरीके से ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। इसकी अगर स्लोप की बात करें तो इसका जो स्लोप है वो आपका इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन का मतलब ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हैं, जैसे केन है, बेतवा है। ये सारी रिवर्स आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और ये प्रूव करती हैं कि इसका स्लोप इस तरफ है। इसकी जो बाउंड्रीज हैं, तो नॉर्थ में ये यहाँ पर प्लेन है, गैंजेटिक प्लेन, नॉर्दर्न बाउंड्री यहाँ पर बनती है। वेस्टर्न बाउंड्री यहाँ पर अरावली रेंज है, वहां पर बन जाती है। और ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो अभी जो इसका जो सेंट्रल हाईलैंड का मेनलैंड है उसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड के साइड है, यहाँ पर है। और इसका एक पार्ट टूट के काफी समय पहले अलग हो गया था, जिसे कार्बी एंगलोंग बोला जाता है, और ये आपका मेघालय में स्थित है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बी एंगलोंग किसका पार्ट है, तो आपको आंसर देना है ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो ये कार्बी एंगलोंग यहाँ पे स्थित है। और अगर सदर्न बाउंड्री की बात की जाए तो इसकी सदर्न बाउंड्री है विंध्या रेंज।
तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये काफ़ी, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी हार्श होती हैं, यानी कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बने होते हैं और टेम्परेचर को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वाटर का भी इन्फिल्ट्रेशन ईजिली नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर ड्रॉट की भी प्रॉब्लम रहती है और बुंदेलखंड वाला ये जो रीजन है इसीलिए यहाँ पर ड्रॉट की समस्या है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। अब नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ये इसमें एक ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड में ये ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, वेस्टर्न साइड में ये आपका वेस्टर्न घाट से है घिरा हुआ है ये, और ये दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये दोनों जाके नीलगिरी नॉट पर मिलते हैं। नॉट को हिंदी में बोलते हैं गांठ, तो नीलगिरी नॉट पर जाके मिलते हैं और ऊपर इसकी बाउंड्री सतपुड़ा रेंज बनाती है। और आपको ये अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा वैली है, जहां से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, नर्मदा फॉल्ट में से नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। इसका स्लोप जो है डेक्कन प्लेट्यू का वो ईस्टर्न डायरेक्शन में है, इस तरीके से यहाँ पर ईस्टर्न डायरेक्शन में इसका स्लोप है। कोई भी रिवर हो, आप गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, कोई सी भी रिवर ले लो, इसीलिए ये अधिकांश रिवर ईस्टर्न घाट की तरफ बहती हैं, क्योंकि इसका इस तरफ को स्लोप है। रिवर्स के बारे में हम आगे जो वीडियो होंगे उनमें डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न साइड में काफी चौड़ा है और जैसे जैसे आप ईस्टर्न साइड में जाओगे ये इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और सेंट्रल हाईलैंड्स के साथ जस्ट उल्टा है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।